नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम पाल और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कोई कविता सुनाने के लिए नहीं। आप सभी को ज्ञात होगा, आज 23 जुलाई वह दिन है जिस दिन भारत के इस धरती पर उस महापुत्र पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने जन्म लिया था, जिन्होंने अपनी इस देश की कुर्बानी के लिए, अपनी इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह उनको याद करने का दिन है, यह उनके जन्म दिवस के रूप में मनाने का दिन है कि वह एक अकेला पंडित चंद्रशेखर आज़ाद निकल पड़ा था भारत की आज़ादी के लिए, और जब तक आखिरी सांस चली उसके लिए लड़ता रहा और फिर खुद अंतिम अपनी ही गोली से वीरगति को प्राप्त हुआ। तो आज ये हम सब युवाओं, हम सब भारतवासियों के एक आखिरी व्यक्ति जो भारत के सबसे आखिरी लिस्ट में आता है और भारत की सबसे टॉप लिस्ट, राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वो उस देश के महान क्रांतिकारी को याद करें, उनका सम्मान करें और हम लोगों की नस्लों में वे एक विचार बन के दौड़ने चाहिए। तो उन्हीं पर कुछ बात करने के लिए हाजिर हूँ और आप सबके सामने आज कुछ समय आपका लेना चाहूँगा और कुछ अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बस अंतिम और एक उद्देश्य यही है कि विचारों का आदान प्रदान। क्योंकि जब एक बार किसी ने चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा कि आज़ाद जी आप मर जाएंगे, आप ये इतना लड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो उन्होंने कहा कि हम अपने देह के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने विचार के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि वो एक भारत ऐसा बना दे जहाँ अंग्रेज ख़त्म हो जाए, नहीं, वो ऐसा चाहते थे कि हमारा देश ऐसा विकसित बने जिसमें विचार पैदा होने चाहिए। कि उन्होंने कहा था कि हम महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भगत सिंह याद हो ना हो, लेकिन उनके विचार याद होने चाहिए। तो उसी को आज हमें सेलिब्रेट करना है और कुछ सीखना है कि क्या वो थे जिन्होंने हमारे देश के लिए सबसे सर्वोच्च बलिदान दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तो उन्हीं की श्रद्धांजलि या उन्हीं के जन्म पुण्यतिथि पर आज मैं आप सबके सामने कुछ लिस्ट लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ या अपनी जो सोच है उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हम सब देखते हैं, आप, मैं, युवा हैं, पढ़ाई के लिए काम करते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। सबको एक पढ़ाई का स्रोत ये मिलता है कि हमें नौकरी पानी है, वेल सेटल परिवार करना है और अपना खुशहाली से जीवन चलाना है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये एक गृहस्थ जीवन की अच्छी सोच और एक शुद्ध भारतीय होने की पहचान भी है। लेकिन ज़रा आप सोचिए, वो 21 साल का लड़का जो कि अपने विद्यालय में प्रथम आता है, 400-500 किताबों को पढ़ चुका है। उसके पिताजी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है दूध की, या जैसे आप तबेला कह सकते हैं, और कोई घर में दिक्कत नहीं, पूरा गांव उनके परिवार को जानता है। एक सुंदर कन्या मिल सकती है विवाह के लिए। वो 21 साल का लड़का 18 साल की उम्र में यह सोचता है कि मैं इस भारत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता हूँ। क्या आप कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। ना मैं कर सकता हूँ, ना आप। अपनी ही बात करें तो, क्योंकि हमारे अंदर शायद वो विचार नहीं, उस विचार को लाना पड़ेगा। उस विचार को, मैं ये नहीं कहता कि इस समय हमारा समय है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके देश सेवा में लग जाएं या कोई आज़ादी के लिए काम तो करना नहीं है, लेकिन एक विचार जो हमें पनपना चाहिए या एक विचार की जो उत्पत्ति है हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में होनी चाहिए, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आप उदाहरण के रूप में, हम जैसे आप MBA के लिए कोई पढ़ाई करें, MTech के लिए पढ़ाई करें, MBBS के लिए पढ़ाई करें, हज़ारों किताब पढ़ते हैं, तब जाके आपकी एक विचार प्रस्तुत होते हैं या एक विचार आपके अंदर आता है। MBBS की पढ़ाई करेंगे तो उसके अंदर आपको एक विचार आएगा, विचार के साथ टेक्निक आप जब प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करेंगे तब आएगी, और आप एक डॉक्टर की पद्धति को अपने जीवन के रूप में मनाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि मैं अगर देशभक्त बनना चाहता हूँ या देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो क्या उन विचारों की आवश्यकता नहीं, या उन लोगों से मुझे सहायता नहीं लेनी चाहिए जो लोग यह काम कर चुके हैं? तो इसीलिए मेरा उद्देश्य ये कहना है, या मैं इस विचार पे आना चाहता हूँ कि हमें इस युवा काल में जब भी हम पढ़ते हैं, उन क्रांतिकारियों को पढ़ना आवश्यक है। आज अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस है, हम अपने स्टेटस पर या व्हाट्सएप पे या अनेक सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फ़ोटो शेयर करके उनकी जन्मतिथि को सेलिब्रेट करेंगे और फिर अगले दिन शायद भूल भी जाएं। ना भूलेंगे तो 3-4 दिन में भूल जाएंगे।
दूसरा कारण, दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, फिल्म देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, देशभक्ति के 15 अगस्त को गीत बना लेंगे या पतंग उड़ा लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे, फिर अगले दिन अपने कामों में लग जाएंगे। क्या हमारी देशभक्ति इतनी ही सीमित होनी चाहिए? ये प्रश्न उठता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? आप मान लीजिए आप एक फिल्म देख के आते हैं तो वो फिल्म आपके मस्तिष्क में 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक ही ठहर पाएगी, उसका प्रभाव 1 हफ्ते तक ही रहेगा। तो इसके लिए हमें उनकी किताबें पढ़नी है। तो मेरा उद्देश्य और एकमात्र ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं कोई कुछ उद्देश्य के कारण नहीं हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं किसी से, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है युवा भाई बहनों से, किताब पढ़ें। आप MBBS की 40, मार्केटिंग की 35 तरह की किताबें पढ़ डालें। MBBS जिस भी IIT जिस चीज़ की किताब पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, स्वतंत्रता से पढ़ें, नॉवल पढ़नी है, अनेक चीज़ें पढ़नी है पढ़ें, लेकिन इन क्रांतिकारियों की किताबें, इनका विचार हम तभी अपने अंदर पा सकते हैं अगर हम इनको पढ़ेंगे। अब कई मित्र जो दोस्त हैं, मैंने उनसे सलाह ली तो मुझे ये लाते हैं कि भाई अभी करियर बनाने का टाइम है, बाद में पढ़ेंगे। समय किसी ने नहीं देखा, आपको भी ज्ञात है। विचार 21 साल की उम्र में अगर वो भगत सिंह सोचता या चंद्रशेखर आज़ाद जी सोचते अरे अभी 30 साल तक अपनी ज़िंदगी सेटल करते हैं, 1930 में आराम से गांधी जी के साथ जुड़ जाएंगे और फिर धीरे धीरे कुर्बान हो जाएंगे, पर नहीं, उन्होंने जो समय उनके लिए श्रेष्ठ था, जिस समय वह युवावस्था में थे, उन्होंने किया। और आपको ही पता है कि युवावस्था में यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज बहुत अच्छा होता है, आप उतना अच्छा ग्रैब कर पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है और यही मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि किताबें पढ़ें, उनकी जो भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और अनेकों आपको मटेरियल उपलब्ध है मार्केट में पढ़ने के लिए। सही पढ़ें, सच्चा पढ़ें और अपने अंदर उतारें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके चरण में बहुत हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, और नहीं करते तो आपसे विनती करता हूँ कि ऐसा करें। यह हमारे देश के लिए सर्वोच्च है। मैं ये नहीं कहता किसी धर्म को अपनाएं ना अपनाएं, धर्म का प्रचार करें ना करें, यह आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है, पर देश के लिए तो एक कर्तव्य है। हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हमारे मूल कर्तव्य भी तो हैं। उन चीज़ का हम शायद जिक्र ना करते हों या कुछ करते हों तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों को सबसे पहले माने। दूसरा फैक्टर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किताबें पढ़ने से देशभक्ति नहीं आती, उनको अपने जीवन में उतार करके, जैसे आप देखिए प्रैक्टिकल में हम अच्छी बातें कर सकते हैं, आप में ये वीडियो बना करके खुश हो सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जब रियलिटी में आएंगे तो हम कूड़ा फेंक देते हैं सड़क पर, ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानते। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देने की योग्य है, और ये तब आपके अंदर पूर्ण रूप से आ जाएगा जब आप उन विचारों को पढ़ेंगे, उन किताबों को पढ़ेंगे और उनकी असली सोच को पहचानेंगे। आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन उन विचार के लिए आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो विचार है ही देश के लिए, और देश के लिए किया गया हर काम हर व्यक्ति के लिए बराबर होता है, उसमें यह नहीं होता कि यह छोटा या यह बड़ा। तो पहला तो मेरा उद्देश्य और विनती यही करना चाहूँगा कि उन किताबों को पढ़ें। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भैया हमारा इतिहास इस रूप में लिखा गया कि हमें वो अवेलेबिलिटी नहीं है जो इन क्रांतिकारियों के बारे में जाननी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अब इसका सवाल उठता है कि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए, लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है और जिसका ये कर्तव्य है देने के लिए वो नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं? खुद प्रयासरत होते हैं। तो मेरा भी यही आपसे विनती है या निवेदन है, अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया जा रहा, खुद कदम बढ़ाएं, खुद परचेस करें, खुद ढूंढें उन किताबों को कि करोड़ों लाइब्रेरियाँ हैं, सरकारी लाइब्रेरियाँ हैं, प्राइवेट लाइब्रेरियाँ हैं, ढूंढें, कुछ स्टेप उठाएं, उन किताबों को इकट्ठा करें, नेट का सहारा लें, किताबों को। और नेट में मेरा ये मकसद है कि आपको ई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ई बुक से आप कुछ चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन जो किताब की खुशबू, जो पन्ने को अपने सीने से लगाने की, पढ़ने के बाद जो आनंद आता है, वो शायद उस ई बुक या उस यूट्यूब वीडियो में नहीं अवेलेबिलिटी है। तो किताबें पढ़ें, किताबें ढूंढें। इतिहास नहीं लिखा कोई बात नहीं, इतिहास को सर्च करें, खोजें, पाएं, बनाएं और उतारें। यही हमारा, आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी इतनी बात हुई। दूसरा, पढ़ाई के साथ क्रांति का भी एक जोश आपके अंदर होना चाहिए, और वो क्रांति ये नहीं कि भाला लेकर के किसी बॉर्डर पे लड़ना है, नहीं। पढ़ाई के साथ आपको देश के प्रति अपनी सर्वपूर्ण भावना रखनी है। वो भावना हर व्यक्ति में होती है, लेकिन उस भावना को विचार में बदलना है।
आपको किसी के सामने जाकर के लड़ने की आवश्यकता नहीं। 15 अगस्त में अगर झंडा फहराया जाता है तो आपके अंदर दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि ये 15 अगस्त के दिन सिर्फ ना फहराया जाए, मेरे अंदर 365 दिन ये झंडा फहरता रहेगा। वो गीत बजते रहेंगे जो मैं 15 अगस्त को सुनता हूँ, ये पतंगे उड़ती रहेंगी जो मैं 15 अगस्त को उड़ाता हूँ, या 26 जनवरी को जो मैं सेलिब्रेट करता हूँ। तो पढ़ाई के साथ जो आप कार्य करते हैं, टीवी देखते हैं, टेलीविज़न करते हैं, नेट चलाते हैं, उन सब के साथ इसको भी समय दीजिए। अब 24 घंटे में आप कहेंगे कि यार हमारे पास समय नहीं बचता, बहुत पढ़ाई है, एसएससी की पढ़ाई है, यूपीएससी की पढ़ाई है, फलाना है, ढिमकाना है। नहीं, 24 घंटे समय है और आप अगर आधा घंटा भी ना निकाल पाएँ तो शायद ये आप में कमी है, समय की कमी नहीं है। और अब आप मुझे एक प्रश्न उठता है, बहुत सही प्रश्न होना चाहिए कि शिवम पाल तू इतना ज्ञान दे रहा है या इतनी चीज़ें बोल रहा है, क्या तू ये चीज़ इम्प्लीमेंट करता है? तो हमारे सनातन धर्म की बहुत कृपा मानता हूँ मैं कि वो हमें इतनी अच्छी चीज़ें सिखाता है, कि वो हमारा धर्म सिखाता है कि गांधी जी भी कहते हैं कि जब तक आप खुद को ना परिवर्तित कर सके तब तक दूसरों को कोई ज्ञान देने से कोई प्रभाव नहीं है। तो मैं आपको अपनी कोई गर्वान्वित वाली चीज़ बताना नहीं चाहता, बस एक अपना उत्तर रखना चाहता हूँ कि ये डायरी आप देखिए, ये डायरी मैंने लिखी है उन क्रांतिकारियों के पर ही, सारे 30-35 क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ करके मैंने लिखा है। तो मैं इस प्रभाव में हर क्षेत्र में मैं विफल हो सकता हूँ, पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ नहीं हूँ, अन्य क्षेत्र में कुछ नहीं हूँ, लेकिन इन क्रांतिकारियों को पढ़कर अगर मैंने इस डायरी में लिखा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं कुछ बता सकता हूँ, कुछ हिस्सा इनका बता सकता हूँ, वरना इनका इतिहास तो बहुत बड़ा है। तो बस यही है कि मैं करता हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, और आपसे निवेदन भी यही है कि आप भी करें। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ तो समय हम अगर इनको कंटिन्यूटी से देंगे तो विचार पनपेंगे, विचार जानेंगे, विचार पहचानेंगे और इस देश को हम तब जान पाएंगे। यही मेरी आपसे आखिरी विनती यही होगी कि आप किताबें पढ़ें, किताब ही पढ़ें। वीडियो देखने से, फिल्म देखने से, भगत सिंह की 3-4 पिक्चर बनी है, आपने 2-2 घंटे की पिक्चर देख ली, वो प्रभाव 2 महीने तक नहीं रह सकता, 2 साल तक नहीं रह सकता, उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। और कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि अभी पढ़ाई कर रहा हूँ बाद में पढ़ लूँगा, बाद में समय किसी ने नहीं देखा, और अगर किसी ने समय देखा होता तो ज़रा उस पल को रियलाइज़ कीजिए जब भगत सिंह 21 साल की उम्र की बजाय 31 में आते हैं तो क्या प्रभाव होता है इस भारत का, शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। आज के दिन को थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करेंगे हम चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। जब इनके नाम से इतनी गौरवान्वित होती है, इतना प्रभाव, इतना जोशीलापन आता है, तो सोच लीजिए उन क्रांतिकारी मित्रों का क्या हाल होता होगा जब वह स्वयं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की ध्वनि सुनते थे और उनके जयकारे सुनते थे कि आज हमें यह काम करना है, भारत के लिए आज़ादी देना है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना है। क्या मनोरंजन होगा उनका। तो किस्सा एक मैं आपको सुनाता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद, क्यों उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में हम बहुत ज़्यादा सम्मान दे सकते हैं, उसका किस्सा आप सुनिए। कि एक बार चंद्रशेखर आज़ाद जी से उनके थोड़े मित्रों ने पूछा कि पंडित जी, आज़ाद जी, कि आप तो पूरी पार्टी को संभालते हैं, पूरी पार्टी का जोखा लेखा जितना भी पैसा है सब आपके पास रहता है, तो ज़रा मुझे ये बताइए कि वहाँ आपके गांव में आपके अंधे माता पिता बेचारे इस अवस्था में रहते हैं कि उनको कोई खाना पूछने वाला नहीं है, वो बहुत गरीबियत हालत में रहते हैं। तो विश्व के ऐसे क्रांतिकारी का उत्तर किसी ने नहीं दिया होगा, या विश्व में इस प्रश्न का उत्तर ऐसे किसी क्रांतिकारी ने नहीं दिया होगा जो चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया। तो उन्होंने कहा इसके 2 कारण हैं। पहला तो कि मेरी तरह अनेकों आप भी, आपके माता पिता भी हैं, तो आप चाहे उनकी सेवा कर सकते हैं, वो बड़ी बुरी परिस्थिति में रहते होंगे, तो अगर मैं सिर्फ अपने माता पिता को देखूंगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, ये भेदभाव हो जाएगा। और दूसरा जो उत्तर दिया था, आहा हा, दिल की, हृदय की गहराइयों से आंसू निकलते हैं। उन्होंने दूसरा उत्तर दिया कि अगर यह देश मेरे माता पिता को भी नहीं संभाल सकता तो उनको भी मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, और मेरी जो पिस्टल है उसकी 2 बंदूक की गोलियां उनके हृदय को चीर करके उनकी भी सेवा कर देंगी। मतलब आप देखिए, ऐसा क्रांतिकारी, ऐसा दीवाना भारत माता के लिए जो अपनी जननी माता को कुर्बान करने के लिए तैयार है। वाह वाह वाह, ऐसे क्रांतिकारी के लिए तो शब्द नहीं है हमारे लिए। और हमें गौरव होना चाहिए कि हम इस देश की धरती में पैदा हुए जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल खान, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने अपनी प्राण गति दे दी इस देश की आज़ादी के लिए। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि उनको हम अपने आने वाली नस्लों के लिए संभाल करके उनके विचार
अन्य वर्गों तक पहुंचाए। और इसका एक ही साधन है, जब हम खुद जानेंगे। अब आपको मेरे को इतना नहीं पता होता कि मैं आपको बता पाता, क्योंकि मैंने पढ़ा। आप भी यही प्रयासरत करें, उनको पढ़ें। मैं हमेशा इसी बात को इंसिस्ट कर रहा हूँ और आप पर थोप रहा हूँ कि पढ़ें, तभी जानेंगे, तभी पहचानेंगे, तभी उतारेंगे। तो एक किस्सा सुनाने के बाद मैं आखिरी कुछ 5 मिनट में ही आपको चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, ताकि आप कुछ प्रभावित हो सकें और आपके अंदर वह जोश आ सके, जिसके ज़रिए आप और हम मिल कर के अपने विचारों को उन विचारों से जोड़ सके जो हम में हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन व्यक्तियों के विचार। तो जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप जानते होंगे, 23 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। भवरा गांव है एक मध्य प्रदेश का, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वैसे उनके पिताजी उन्नाव से बिलोंग करते थे। तो जब 23 जुलाई को जब उनका जन्म हुआ, तो उनके पिताजी अच्छे खासे थे, मतलब उनका गांव में बहुत वर्चस्व था। धीरे धीरे वो भी 8 साल 9 साल की उम्र तक बढ़ते गए, पढ़ाई करते गए, अपने पिता के साथ खेत बाड़ी में अपना काम धंधा करते थे। और उनके अंदर देश भावना बचपन से ही थी। कुश्ती, कुशल, इन सब चीज़ों में भी वो अपना पूरा वर्चस्व दिखाया करते थे। एक बार धीरे धीरे क्या हुआ, 8 साल की उम्र में उनको एक किस्सा हुआ कि किसी जज साहब ने उनको पकड़ कर जेल ले दिया। तो जब जज साहब ने पूछा कि भैया आपका नाम क्या है, तो बड़े दृढ़ निश्चय से बोले आज़ाद। पिता का नाम महात्मा गांधी। और क्या करना चाहते हो और कहाँ रहते हो? तो कहते भारत माँ की आज़ादी के लिए प्राण देना चाहता हूँ। तो वाह, ऐसे वीर गति के जब 8 साल में ही ऐसे उत्तर आने लग जाए, तो आप सोचिए कि उसका इतिहास क्या होने वाला है। ऐसे धीरे धीरे वो अपनी काम करने लगे और आज़ादी का सपना उनका था ही। घर को त्याग करके आज़ादी के लिए निकल पड़े। बिस्मिल साहब से मिले। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन पार्टी का निर्माण किया और फिर एक संगठन के रूप में देश की आज़ादी के लिए काम करने लग गए। उसके बाद एक घटना हुई काकोरी कांड, जिसमें उन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटा। उसके बाद उस लूटने के बाद उनके कई साथियों को फांसी दे दी गई, जिससे थोड़ा संगठन वीक हुआ। लेकिन उसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और सुखदेव के आ जाने से पार्टी दोबारा नहीं खड़ी हुई। दोबारा उन्होंने वही किया। पूर्ण रूप से उत्तर भारत में आप कह सकते हैं, पंजाब, कानपुर, इन क्षेत्रों में इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। और क्रांतिकारी के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में ये सजग इतने होते कि ऐसे ऐसे कारनामे करते कि 24-24 घंटे अंग्रेजों के साथ ही रहते, कोई उनको पहचान ना पाता। तो इतने मतलब बुद्धि से, शक्ति से, ब्राह्मण थे ही तो शक्ति, बुद्धि, सब चीज़ इनके अंदर थी। और उसी का सहयोग करके ये गतिविधियां किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे प्रसार हुआ, भारतीय रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी बढ़ती गई और देश में क्रांति की ज्वाला और बढ़ती गई। उसके बाद एक किस्सा हो गया, एक दुर्घटना हो गई, जिसमें जब सैंडर्स आए थे भारत, तो लाला जी एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। और इसमें उन्होंने उन तीनों सबों को कहा था कि आपको कोई हिंसा नहीं करनी, अहिंसा पूर्वक ये होना चाहिए। वैसा ही हुआ। लेकिन सैंडर्स ने क्या करा, उन पर लाठियां चलवा दी और लाला जी की इस दुर्घटना में मौत हो गई, उनकी शहीदी हो गई। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद और पूरी भगत सिंह पार्टी को समझ नहीं आई, बौखला गए वो। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया कि हम सैंडर्स का वध करेंगे। पूरी प्लानिंग हुई और पूर्ण रूप से उसको अंजाम भी दिया, जिसका लीड चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया और भगत सिंह, सुखदेव, इन्होंने उनका सहयोग किया और पूरी प्लानिंग से सैंडर्स का वध कर दिया गया। लेकिन इस सैंडर्स के वध के कारण अंग्रेजों में बौखलाहट आ गई और अंग्रेजों में बौखलाहट आने के कारण उन्होंने इनके पीछे रेड्स मार दी। पूरा काम इनके पीछे सारी पुलिस लग गई। अब ये थोड़ी पार्टी गिरने लगी। तो भगत सिंह को फिर एक एहसास हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी उनको एक सलाह दी कि हम देह में जाने वाले हैं, मतलब हम में से बहुत साथी जा चुके हैं और जाने वाले हैं, तो ये विचार जिंदा रहना चाहिए। तो उन्होंने पहले तो किसी और को माना कि सुखदेव तुम जाओ, राजगुरु तुम जाओ, क्योंकि भगत सिंह को बचाना चाहते थे, इतना प्रेम करते थे उनसे। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम जज के सामने जा करके, जिसे हम असेंबली कांड भी कहते हैं, पर्चे बांटना और विचार रखना। लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ये बेड़ा उठाया कि साहब मैं सबसे पूर्ण रूप से ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो विचार पनपते हैं और मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों का ज्ञान है। तो वही हुआ। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह असेंबली में जाते हैं, वहाँ पकड़े जाते हैं, उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं, दूसरे केसेस में फंसा दिया जाता है। और ये 2-3 ऐसे अंदरूनी व्यक्तियों के गवाही के कारण हुआ, जो उनके सगे संबंधी थे, जो उनके सहयोगी थे।
तो मतलब जासूसी एक कर दी, खुद के लोगों ने ही धोखा दे दिया और फिर उनको सज़ा हो गई, फांसी हो गई। तो चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ा डरे, लेकिन डरते हुए भी उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं इनकी फांसी को रुकने दूंगा और इनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने सारी जगह अपनी कोशिशें की। पहले मोतीलाल नेहरू के पास गए, फिर अन्य अन्य क्षेत्रों पर गए, गांधी जी से भी सलाह मांगी, नेहरू जी से भी सलाह मांगी, लेकिन विफलता ही मिली ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि ऐसा कारण था कि कोई मदद करने वाला नहीं बचा। आखिरी में उन्होंने एक और प्रयास किया कि मैं तुम्हें भगाऊंगा, लेकिन भगत सिंह ने कह दिया, नहीं पंडित जी, यह देश मेरा है, मैं इस देश के लिए मरना चाहता हूं और मेरे विचार फैल चुके हैं। आज गली गली में भगत सिंह का नाम है, उनके विचार हैं, क्रांति हैं, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद पहचाने जाती हैं, हीरो माने जाते हैं। ये मैं नाम मिटाना नहीं चाहता भाग करके। तो आज़ाद जी भी थोड़ा संकट में हो गया कि यार ये तो लड़का जवान है, इतनी नई युवा जोश में बोल रहा है, लेकिन उनका तो मेन था ना पार्टी बने, अभी और काम करना है। तो उन्होंने और प्रयास किए, धीरे धीरे कोशिश करते गए, लेकिन विफलता मिली हाथ में। भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उससे पहले कुछ दिन पहले ही क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी एल्फ्रेड पार्क में अपने जो भी सहयोगी थे उनके साथ घूम रहे थे। अचानक क्या हुआ, पुलिस को किसी ने सूचना दे दी कि एल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जी हैं। अब फिर सारी पुलिस एकदम उनके पीछे पड़ी थी, तो वो उनको चारों तरफ से घेर लेती है और घेरने के बाद कम से कम आप मानेंगे 500-600 पुलिस वाले आते हैं, फुल पैक्ड अपनी राइफल लेकर के, और पंडित जी अपनी एक पिस्टल के साथ अकेले पार्क में, और बहुत दुर्घटना होती है। 6 घंटे तक लड़ाई करते हैं आज़ाद जी, पूर्ण रूप से 6 घंटे तक उनके नाक के नीचे दम कर देते हैं, लेकिन आखिरी में पिस्टल की बंदूकें ख़त्म हो जाती हैं और अंतिम एक पिस्टल की गोली बचती है। पेड़ के नीचे आज़ाद जी बैठते हैं और अपनी भारत माँ से क्षमा मांगते हैं कि हे माँ, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर पाया, और फिर उसी गोली से अपने आप को शहीदी के उपरांत कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक कितना ही इंस्पिरेशनल आप कह सकते कैरेक्टर है कि कहाँ एक छोटे से किसान के बेटे ने इतना बड़ा देश के लिए नाम कर दिया कि वह देश की धरती माँ के लिए कुर्बान होने को तैयार हो गया। और आप सोच करके देखिए ज़रा, वो क्षण कितना अचंभित करने वाला होगा जब वो अपनी धरती माँ के लिए बोला कि हे माँ, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। मतलब क्या कहने योग्य बात है। तो इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं छोटे से, मतलब बहुत गलतियां हैं मेरे में, लेकिन फिर भी प्रयास किया है। तो आप सोचिए कि ज़रा आप जब इनको किताबों में पढ़ेंगे, आप इनके एक एक विचार को जानेंगे, बिस्मिल साहब को पढ़ेंगे, उनकी कविताएं पढ़ेंगे, भगत सिंह के पन्ने पढ़ेंगे, उनके खत पढ़ेंगे, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की क्रांति, वीर सावरकर, ये सारे व्यक्तियों को जब आप पढ़ेंगे तो क्या क्या आप जान सकेंगे, क्या क्या जो देश की या जो छोटी मोटी हमारी भक्ति है वो तो विफल लगेगी, विफल, कुछ भी उसके सामने नहीं लगेगी। तो इतना ही प्रयास कीजिए कि किताबें पढ़िए और कोशिश करिए कि इन देशभक्तों को जितनी गहराई से जान सकें, जानें। आखिरी में बस आपसे यही विनती करता हूं कि किताबें पढ़ें इन्हीं की, क्रांतिकारियों की, तभी आप इनको पूर्ण रूप से जान पाएंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस की आप सभी को बधाई। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं कि हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे और इस देश में के लिए जो उन्होंने सपना देखा था वही सपना पूरा हो सके। बस भारत माता की जय। आखिरी कुछ पंक्तियों से जाता हूँ कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब बाजुए कातिल की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना दिल में जगाई जा सकती है। और फिर कहता हूँ, इसका एकमात्र साधन है उनके बारे में पढ़कर, जानकर, पहचान कर, उतार कर और उसको प्रैक्टिकल रूप में दिखाकर। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।